हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 13। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं बिजनेसेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा हमने, बिजनेस क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देख ली। डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लिया ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब आज कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें, न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस पार्ट 2। जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस की, उस टाइम पे जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था हमारी कंट्री में, तभी बिजनेसेस ज़्यादा डेवलप नहीं थे। ठीक है, बहुत कम बिजनेसेस हो रहे थे क्योंकि प्रॉपर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से बिजनेसेस उस टाइम डेवलप नहीं थे, बहुत धीमे धीमे डेवलप हो रहे थे वो। अब उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी टाइम के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ इनिशिएटिव्स लिए ताकि हमारी कंट्री में बिजनेसेस डेवलप हों, क्योंकि बिज़नेस को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेसेस जब डेवलप होते हैं कंट्री में, तभी हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है, काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी ही चीज़ें हो सकती है अगर बिज़नेस डेवलप हो तो अब ये बिज़नेस इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए। गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाया नया, जिसके अंडर काफ़ी सारी चीज़ें को चेंजेस किया गया। वो चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके डिटेल में, एंड उनके एडवांटेजेस क्या रहे, डिसएडवांटेजेस क्या रहे, मतलब कि उसकी उन चीज़ों की पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आई हमारी कंट्री में एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आई, उसे हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस पार्ट 3, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। अब सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन कर दिया कंट्री में। लिबरलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्शन हटा देना। कहीं पे हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, उसे हम हटा देंगे। किसी पर्सन को हम फ्री कर देंगे कि चलो आपको जैसे करना हो आप कर सकते हो। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, कंट्री में बिजनेसेस को लिबरलाइजेशन किया। मतलब काफ़ी सारे रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, एक्ट थे, लॉ थे, उससे कुछ हद तक बिजनेसेस को फ्री कर दिया ताकि वो फ्रीली बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सके, बिजनेसेस ओपन कर सके। उसे हम कहेंगे लिबरलाइजेशन। नाउ लिबरलाइजेशन मीन्स रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट सेक्टर। देखिए, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर पे जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे यहाँ पे हटाने की बात है ही नहीं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का खुद का ही हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करेंगे, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, प्राइवेट ग्रुप्स है जो बिजनेसेस कर रहे हैं, तो पहले इन लोगों पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, काफ़ी सारे इन्हें रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती थी, उसमें उन लोगों का बहुत टाइम जाता था। इसकी वजह से ज़्यादा बिजनेसेस ओपन नहीं होते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अभी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या कंट्रोल है, उसे हम काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, नए नए बिजनेसेस डेवलप होंगे, लोग चाहेंगे कि मोटिवेट होंगे कि हम बिज़नेस को स्टार्ट करें। ना लिबरलाइजेशन मीन्स रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल कम कर देना ऑन द प्राइवेट सेक्टर। Now, with the announcement of Industrial Policy 1991, the private sector is given more freedom from government control. ये जो पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, उसमें काफ़ी सारी हद तक रूल्स एंड रेगुलेशन हटाए गए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से। ठीक है, उन लोगों को फ्री कर दिया गया। द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब ये जो लिबरलाइजेशन किया गया, उसकी इम्पैक्ट आई हमारी कंट्री में, दोनों तरह की आई, पॉजिटिव भी आई एंड नेगेटिव भी आई। सबसे पहला यहाँ पे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट है एबोलिशन ऑफ फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। एबोलिशन मतलब हटाना, फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि इम्पोर्टेड जो मटेरियल यूज़ होता है हमारी कंट्री में एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, तो वो यूज़ करना अलाउ कर दिया कि भाई हम हमारी कंट्री में प्रोडक्शन करने में या मैन्युफैक्चर करने में, कोई भी टाइप का प्रोडक्ट हो,
उसमें इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं 100% तक। तो ये एक अच्छी बात हो गई हमारी कंट्री के लिए। उसे क्या होने लगा कि फॉरेन में, हमारी कंट्री में जो रॉ मटेरियल है वो तो हम यूज़ कर ही रहे थे, लेकिन फॉरेन में भी जो ऑप्शंस अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अच्छा मिल रहा है, वो भी हम यूज़ करने लगे। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री में जो गुड्स बनने लगा, प्रोडक्ट बनने लगा, उसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ विथड्रॉन phased manufacturing program. Now there is no need to use domestic content और मटीरियल। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम डोमेस्टिक मटीरियल को ही यूज़ करें, डोमेस्टिक चीज़ों को ही यूज़ करें एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। 100% imported raw material can be used. This means the quality of goods may improve due to import of good quality materials and parts. इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम दूसरी कंट्री से अच्छी क्वालिटी का गुड्स मटेरियल यूज़ कर सकते हैं हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में, ताकि हम भी अच्छा गुड्स बना सके, अच्छी सर्विसेज को यूज़ कर सके। ये पहला आया पॉजिटिव इम्पैक्ट, एबोलिशन ऑफ फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। अभी लोकेशन की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन मतलब जहाँ पे बिज़नेस ओपन होगा उस लोकेशन की बात करेंगे। पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे बिज़नेस के लोकेशन को लेकर। बिजनेसेस, प्राइवेट बिजनेसेस कहीं पे भी ओपन नहीं हो सकते थे, ठीक है। पर्टिकुलर जो जगह गवर्नमेंट ने बताई है वहीं पे ओपन करने होंगे या गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या किया गया कि इंडस्ट्रियल लोकेशन पे जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया कि भाई प्राइवेट सेक्टर वाले भी बिज़नेस कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं, इंडिया में कोई भी जगह पे ओपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड चीज़ों पे खाली रिस्ट्रिक्शन रखा गया। द इंडियन कंपनीज आर गिवन फ्रीडम टू लोकेट इंडस्ट्रीज एनीवेयर इन द कंट्री। नाउ ओनली 5 इंडस्ट्रीज, अल्कोहल, सिगारेट्स, hazardous chemical, industrial explosive and defense that require license, and polluting industries require clearance from government authorities to locate the units. सारे ही बिजनेस को अलाउ किया, फ्री किया कि कोई भी लोकेशन पे आप बिजनेस ओपन कर सकते हो, खाली ये 5 बिजनेसेस को छोड़ के। कौन कौन से? अल्कोहल, सिगरेट्स, हैजार्डस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डिफेंस, क्योंकि यहाँ पे लोगों की सेफ्टी की बात आती है जहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ध्यान रखना है। तो ये 5 चीज़ों को अलाउ नहीं है कि वो कहीं पे भी बिजनेस ओपन करें। एंड दूसरा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो पोल्यूशन ज़्यादा करती है। अब वैसे इंडस्ट्रीज़ को क्लियरेंस लेना ज़रूरी है गवर्नमेंट अथॉरिटी से। अगर वो लोग वहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं तो फिर वो कोई भी लोकेशन पे बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। चलिए, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए लोकेशन रिलेटेड। नाउ दिस मीन्स most Indian firms can select right location as per their choice without government clearance and interference. इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस थे वो खुश हो गए कि चलो हमें हमारे पसंद के लोकेशन पे बिज़नेस करने मिलेगा। वो लोग ज़्यादा मोटिवेट हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री में बिजनेसेस डेवलप होने लगे। नाउ नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। ब्रॉडबैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, अब यहाँ पे क्या किया गया? थर्ड, पॉजिटिव इम्पैक्ट। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 अलाउड ब्रॉडबैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड और सिमिलर प्रोडक्ट। देखिए, रिलेटेड और सिमिलर प्रोडक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर जेनेरिक इंडस्ट्री, अंडर वन जेनेरिक इंडस्ट्री टू एडजस्ट प्रोडक्ट मिक्स। कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, मोर देन वन प्रोडक्ट अगर उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहाँ पे कैसा है, सिमिलर प्रोडक्ट को ग्रुप किया जा सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स एडजस्ट किया जा सकता है कि कभी किसी का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, कभी किसी का कम करना है, तो प्रोडक्ट मिक्स को वहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है ना। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दिया उन लोगों ने, प्रोडक्ट्स लाइक कार्स, टेम्पोस, ट्रक्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर वन इंडस्ट्री टू एडजस्ट प्रोडक्ट मिक्स। दिस मीन्स फर्म कैन एडजस्ट product mix depending upon market demand without government approval.
अब गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है, कौन सा कम बनाना है। एज़ पर मार्केट डिमांड, जैसे मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मिक्स को चेंज किया जा सकता है प्रोडक्शन के लिए। तो ये हो गया थर्ड एडवांटेज, हम कह सकते हैं ब्रॉड बैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब Competition Act 2002, government has introduced Competition Act 2002. It aims at promoting competition rather than interfering the working of large companies. Anti-competitive practices are restricted under this act. अभी गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो और ज़्यादा बिजनेस करते ही जा रहे हैं और छोटे बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो रही थी। तो अब उन बड़े बिजनेसेस को कंट्रोल करना, इससे तो अच्छा है कंपटीशन एक्ट ला दिया गवर्नमेंट ने। अभी वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए ताकि कंट्री में हेल्दी कंपटीशन बना रहे, ठीक है, गलत कोई चीज़ें या गलत टेक्निक कोई भी बिजनेस यूज़ ना करें। अब जैसे कि यहाँ पे उन लोगों ने बोला है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस आर रिस्ट्रिक्टेड अंडर दिस एक्ट। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस मतलब ऐसी प्रैक्टिस जो कंपटीशन अटका देती है, ठीक है। कंपटीशन अगर हेल्दी कंपटीशन हो तो हमेशा फ़ायदा कस्टमर का होता है, उसे क्वालिटी सर्विस मिलती है, गुड्स मिलता है, अच्छी प्राइस पे मिलता है। लेकिन ये कंपटीशन अगर हेल्दी ना रहे, मान लो दो बिजनेसेस है, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि चलो हम प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगे या फिर मार्केट में सप्लाई कम कर देंगे ताकि कस्टमर्स हमें ज़्यादा पे करने को रेडी हो जाए, ठीक है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, तो ये सारी ही चीज़ों को हम एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कहेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे इस एक्ट के अंडर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो ये है फोर्थ पॉजिटिव इम्पैक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। नाउ नेक्स्ट वन इज डी लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट थी उसे कम कर दिया गया। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 डी लाइसेंस्ड industries. At present, only 5 industries require license on health and safety grounds. Delicensing enabled Indian companies to concentrate on productive activities rather than wasting their time, money and effort on unproductive licensing formalities. पहले कैसा था, सारे ही बिजनेसेस के लिए, प्राइवेट बिजनेसेस के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी। अब उसके लिए उन लोगों का काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता था, एफर्ट्स वेस्ट होते थे लाइसेंसिंग की जो फॉर्मेलिटी है उसे कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, खाली 5 बिजनेसेस के लिए ही रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी ग्राउंड्स। बाकी सारे लोगों को तो ये रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो क्या हो गया, वो जो टाइम उनका जा रहा था लाइसेंसिंग के लिए, एफर्ट्स लग रहे थे, पैसे भी लग रहे थे, काम जो डिले हो रहा था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बंद हो गई। वो लोग उनका टाइम यूज़ करने लगे प्रोडक्टिव चीज़ों में, ठीक है। ये हो गई पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। लिबरलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट देखना है, उसमें सबसे पहला आता है प्रॉब्लम ऑफ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। जो सबसे पहले हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखा कि 100% इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ करना गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या हो गया कि हमारी कंट्री में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो तो बिजनेसेस यूज़ करना बंद करने लगे, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल बनाने वाले बिजनेसेस हमारी कंट्री में है उन्हें लॉस होने लगा, क्योंकि फॉरेन का मटेरियल यूज़ हो रहा है, इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताता है। तो द एबोलिशन ऑफ फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम वुड अफेक्ट इंडियन कंपनीज प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स। देखिए हमारे इंडियन बिजनेस को नुकसान होने लगा जो रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स बनाते थे। दिस इज़ बिकॉज सेवरल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स may prefer to import material from abroad rather than obtaining from domestic market. मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्या करने लगी कि भाई डोमेस्टिक मार्केट से हमें रॉ मटेरियल या पार्ट्स नहीं लेना है, हम इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ करेंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ गई हमारे इंडियन मार्केट के लिए। नाउ नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इज
प्रॉब्लम ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। देखिए, इंडस्ट्रियल लोकेशन पे से जो रिस्ट्रिक्शन हटाए गए उसका भी एक डिसएडवांटेज आया। वो क्या आया कि बिजनेसेस क्या सोचते थे कि मोस्टली वो ऐसा सोचते थे कि सिटीज़ में ही हम बिज़नेस करें, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में ही करें। उसकी वजह से क्या हुआ, रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया में बिजनेसेस ओपन ही नहीं हुए, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, इनकम लेवल भी वहाँ के लोगों का नहीं बढ़ा। Now the government has given freedom to locate industries anywhere in the country as per the choice of business firms. This would affect the development of backward areas as industrialists may not be inclined to set up their units backward areas due to lack of infrastructural facilities. बिजनेस को, प्राइवेट सेक्टर को बैकवर्ड एरियाज़ में बिजनेस करना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर मान लो बिज़नेस ओपन कर भी दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल करना प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, वहाँ पे गुड्स बन भी गया तो वहाँ पे फिर स्टोर करना पड़ेगा, वो फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके गुड्स दूसरी जगह पे ले जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की, इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके लिए वो लोग ऐसे सोचते थे कि बैकवर्ड एरिया में बिज़नेस नहीं करना है, अर्बन एरिया या सिटीज़ में ही बिज़नेस ओपन करेंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया जिसकी वजह से बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट स्टॉप हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम ऑफ ब्रॉड बैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, ड्यू टू ब्रॉड बैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज द वर्कर्स मे लूज देयर जॉब्स और दे मे बी ले ऑफ, स्पेशली दैट ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स। जो हमने आगे देखा था ब्रॉड बैंडिंग में कि इंडस्ट्रीज़ क्या कर सकती है, एज पर मार्केट डिमांड वो लोग सिमिलर टाइप के जो प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं या किसी भी प्रोडक्ट का कम कर सकते हैं। अब जहाँ पे कम किया वहाँ पे तो लोगों की जॉब चली जाएगी, स्पेशली जो टेम्परेरी वर्कर्स है उनकी। दिस इज़ बिकॉज द कंपनी वुड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ लो डिमांड प्रोडक्ट। देखिए, जिस भी प्रोडक्ट की लो डिमांड हो रही है, 4 से 5 प्रोडक्ट है सिमिलर कैटेगरी के, अभी मान लो कोई प्रोडक्ट की डिमांड कम आ रही है तो बिजनेसमैन खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि चलो इसको प्रोडक्शन कम करना है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी हटाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो गई। हावेवर इट मे इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हाई डिमांड प्रोडक्ट्स and as such some workers may be transferred to high production areas। अब इसका एक सॉल्यूशन ये कर सकते हैं बिजनेसमैन कि जहाँ पे लो डिमांड थी उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम कर दिया है, तो सामने जिसकी हाई डिमांड है उसका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, तो एम्प्लॉयज़ को यहाँ से वहाँ पे जहाँ हाई डिमांड है उसका प्रोडक्शन करने के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एम्प्लॉयज़ वहाँ पे शिफ्ट हो, थोड़ा बहुत तो एम्प्लॉयमेंट का नुकसान हो ही जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम ऑफ डी लाइसेंसिंग। अभी जो डी लाइसेंसिंग किया उसकी बात करते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 recommended ऑटोमेटिक एक्सपेंशन विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। यहाँ पे क्या अलाउ किया गया था कि लाइसेंस नहीं लेना है, मतलब गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लेना है, ज़्यादा विदाउट उसके बिजनेस ओपन हो सकते हैं। नाउ दिस हैज़ रिजल्टेड इन हैवी एक्सपांशन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस ओपन होते ही गए प्राइवेट सेक्टर में। दिस हैज़ रिजल्टेड इन हैवी एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटीज़ इन 1990s इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। सारे ही सेक्टर्स में बिजनेसेस ओपन होते ही गए इस पॉलिसी के आने के बाद। दिस इन टर्न has resulted in recession especially between 1999-2003, ठीक है। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, रिसेशन आ गया। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारा प्रोडक्शन होते गया, डिमांड उतनी है नहीं, बिजनेसेस तो ओपन होते ही गए, प्रोडक्शन होता गया, इसकी वजह से मार्केट में रिसेशन आ गया। तो ये हमने पढ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे थे
जो बिजनेसेस सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था। अब वहाँ पे से गवर्नमेंट ने उसका इंटरफेरेंस हटा दिया, कंट्रोल हटा दिया, एंड प्राइवेट बिजनेसेस को भी अलाउ किया कि वो लोग भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड बिजनेस इसको कर सकते हैं ना। प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व्स डी रिजर्वेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ने उसका इन्वेस्टमेंट कम कर दिया एंड प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज एज फॉलोज। अब इसकी इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। बेनिफिट ऑफ डी रिजर्वेशन। Government has de-reserved public sector. At present, there are only 3 industries रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। सिर्फ 3 इंडस्ट्री को ही रिजर्व रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस नहीं कर सकते। डी रिजर्वेशन हैज़ इनेबल्ड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रीज which were earlier reserved for public sector. This has generated competition between the private and public sector, which in turn has improved customer service and efficiency of business firm. देखिए इसकी वजह से क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर ने उसका इंटरफेरेंस हटा दिया, डिसइन्वेस्टमेंट करने लगी, तो प्राइवेट सेक्टर अब क्या हो सकता है, उस बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हम इंश्योरेंस की बात करें, पहले सिर्फ LIC था, ठीक है, अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। उसकी वजह से क्या होता है, अभी पब्लिक सेक्टर भी बिजनेस कर रहा है, साथ में प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, तो कंपटीशन आ गया है दोनों के बीच में, हेल्दी कंपटीशन है। इससे क्या होता है, कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, ठीक है, बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, बहुत अच्छे प्राइस पे मिलती है, एंड हेल्दी कंपटीशन भी मेंटेन रहता है मार्केट में ना। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 allowed disinvestment of public sector units, especially non-strategic ones. Disinvestments means selling of government shareholding in public sector units to private parties. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट ने जो शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, मतलब गवर्नमेंट जिस कंपनी में ओनर है वहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, वो शेयर्स बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को। ना डिसइन्वेस्टमेंट एम्स एट फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या सोचा था गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे, तो इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विस। प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, कुछ कुछ सेक्टर में जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलेगी। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जो भी बिजनेसेस हो रहे थे पहले पब्लिक सेक्टर ही कर रही थी, अभी प्राइवेट सेक्टर भी कर रहे हैं। बिजनेस के इम्प्रूवमेंट में बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आएगा, जो लॉस मेकिंग थे अब वो प्रॉफिट भी करने लगेंगे। ओवरकमिंग द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब कोई सेक्टर में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ऑपरेट होता है तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है, जब प्राइवेट सेक्टर आने लगे तो वो थोड़ा कम हो जाता है। ओवरकमिंग करप्शन एंड इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को हटानी थी, इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। हम नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है प्राइवेटाइजेशन की? प्रॉब्लम ऑफ डी रिजर्वेशन। Government has de-reserved the public sector. This has allowed entry of private sector in those areas which were earlier reserved for public sector. Yes, यही चीज़ हुई, पहले जो बिजनेसेस रिजर्व थे खाली पब्लिक सेक्टर ही कर सकते थे, अभी प्राइवेट भी कर सकते हैं। The entry of private sector has resulted in over expansion of production capacities, which resulted in recession especially from 1996 to 2003. इस ड्यूरेशन के बीच में क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन हो गया, प्राइवेट बिजनेसेस ओपन होते ही गए क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गया है कंट्री में। जितनी डिमांड थी उसके सामने ओवर प्रोडक्शन होने लगा, ज़्यादा होने लगा, इसकी वजह से मार्केट में रिसेशन आ गया। सेकेंड प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। The government started the process of disinvestment since 1991. The disinvestment has led to
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स थ्रू रिडक्शन ऑफ वर्कफोर्स। अब क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन आया, वर्कर्स कम किए गए, वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया कि उससे वजह से उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस। कस्टमर्स के पास से हाई प्राइसेस चार्ज किए गए, ठीक है, जो भी गुड्स या सर्विस दिया जा रहा था उसके अगेंस्ट ये हाई प्राइसेस, कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें पे करने ही पड़ते थे, उसकी वजह से कस्टमर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो ये आए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी with the world economy. It involves reduction or withdrawal of custom duties, reduction of quotas, less restriction on remittances abroad, and so on. The impact of globalization is stated as follows. जो businesses import करते हैं या export करते हैं, तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स पे पहले जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो सारे ही काफ़ी हद तक हटाए गए कि जो भी ड्यूटीज़ टैक्सेस पे करने पड़ते थे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे, उस पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए गए अंडर ग्लोबलाइजेशन। तो अभी ये ग्लोबलाइजेशन का हम इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टडी करेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम ड्यूटी कब लगता है? जब हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, हमारी कंट्री में लाएंगे तब लगता है, या फिर हम सेल करते हैं प्रोडक्ट को, गुड्स एंड सर्विसेज को अदर कंट्री में, तब ड्यूटी लगेगा। नाउ रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी, ये कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया। द कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स हैव बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, स्पेशली सिंस 1995 विद द सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1995 से कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया, जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर लगती थी तब। in 1995 the peak custom duty was 40%, which has been reduced to 10% current level. पहले in 1995 सबसे हाईएस्ट कितनी थी कस्टम ड्यूटी? 40% थी, जितने भी रेट्स लगते थे अलग अलग उसमें, जो अभी रिड्यूस की गई इन करंट लेवल अप टू 10%. Also, the quantitative restriction or quotas on imports have been reduced. जब कोटास की हम बात करें तो जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स इंपोर्ट होता है हमारी कंट्री पे, तो वो कितनी क्वांटिटी में हम इंपोर्ट कर सकते थे, वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन थे काफ़ी सारे। वो रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिए गवर्नमेंट ने, हटा दिए मतलब काफ़ी हद तक कम कर दिए। दिस हैज़ रिजल्टेड इन इम्पोर्ट ऑफ क्वालिटी गुड्स which has improved standard of living and also resulted competition with the domestic industry. अभी एक चीज़ तो क्या हो गई, ये रिस्ट्रिक्शन जो हटाए गए, एक तो कस्टम ड्यूटी कम हो गया, दूसरा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिया। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टेड गुड्स यूज़ करने लगे। उसकी वजह से क्या हुआ, वो खुद भी क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करने लगे, हमारे यहाँ के लोगों को भी क्वालिटी गुड्स मिलने लगा। एंड दूसरा क्या हुआ, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ नहीं कर रही है और बिना उसके इंडियन मटेरियल यूज़ करके प्रोडक्शन कर रही है, ऐसी इंडस्ट्री के साथ इन लोगों का कंपटीशन होने लगा, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। The Government of India has replaced Foreign Exchange Regulation Act 1973 by Foreign Exchange Management Act 1999. ये जो पहले एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, उसको रिप्लेस करके नया एक्ट आ गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. The FEMA has made easier foreign exchange transactions such as, अभी ये जो दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो काफ़ी हद तक इजी कर दिए गए। कैसे ट्रांजैक्शंस? रेजिंग ऑफ फंड्स बाय इंडियन कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड। अभी इंडियन कंपनीज़ को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे रिक्वायर्ड है,
तो ज़रूरी नहीं है खाली इंडिया में ही सोर्स अवेलेबल हो, अदर कंट्रीज़ में भी हो सकता है। तो वहाँ से भी पैसे लाने के लिए, रेजिंग ऑफ फंड्स करने के लिए अलाउ किया गया। नेक्स्ट इज़ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट इज़ होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनआरआईज इन इंडिया। जो एनआरआईज है वो हमारी कंट्री में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय इंडियन नेशनल, हमारे जो रेसिडेंट्स हैं वो भी आउटसाइड कंट्री प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलाउ की गई अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नाउ थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हो रहे थे उनको लिबरलाइज किया गया। गवर्नमेंट हैज़ लिबरलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज। हमारी कंट्री में कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज कर सकती है, ठीक है, या फॉरेन पर्सन कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एट प्रेजेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड even up to 100% in certain industries such as hotels, advertising, tourism, exports, etc. इन सारे सेक्टर्स में होटल, एडवर्टाइजिंग वगैरह है, तो या फिर हम कहेंगे ऐसे इंडस्ट्रीज़ में 100% तक फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, पूरा शेयर होल्डिंग उनका ही रहेगा। द फॉरेन फर्म्स कैन एंटर इनटू अ टाई अप विद इंडियन फर्म्स और दे कैन सेट अप 100% सब्सिडरी इन इंडिया। या फिर फॉरेन फर्म्स क्या कर सकती है, टाई अप कर सकती है इंडिया की फर्म के साथ, या फिर 100% सब्सिडरी भी हमारे इंडिया में उनकी हो सकती है। मतलब मेन ब्रांच रहेगी फॉरेन में एंड उसकी सब्सिडरी होगी हमारे इंडिया में। द फॉरेन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ब्रिंग सर्टेन बेनिफिट स्पेशली इन केस ऑफ टाई अप। अभी जब टाई अप किया जाता है विथ इंडियन फर्म्स तो कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। एक तो कैपिटल आता है हमारी कंट्री में, कैपिटल इनफ्लोज फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। हमारी कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट हुआ बिजनेस में तो ऑफकोर्स कैपिटल आया, पैसे आए। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग बाय फॉरेन पार्टनर्स। अभी मान लो होल्डिंग कंपनी फॉरेन में है और सब्सिडरी कंपनी हमारे इंडिया में है, तो वो लोग क्या ट्राई करेंगे कि हमारे इंडिया में जो कंपनी है वो भी अच्छा परफॉर्म करे, तो यहाँ के लोगों को भी वो लोग ट्रेन करेंगे, जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है वो भी वो लोग लाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी कंट्री के लोग ट्रेन हो गए, एजुकेट और हो गए, ठीक है, ट्रेनिंग मिली, डेवलपमेंट हुआ उनका, टेक्नोलॉजी आए, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी कंट्री में आती है। तो ये हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन also does have certain problems such as problem for domestic companies। अब ये जो चीज़ हुई ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से ऑफ कोर्स हमारे डोमेस्टिक जो कंपनी है, इंडियन कंपनीज हैं, उनको प्रॉब्लम तो होने ही वाली है। द लिबरलाइज एंट्री ऑफ फॉरेन MNCs in the Indian market may have serious consequences on domestic industries. The domestic firms find it difficult to compete with highly professional foreign MNCs। देखिए अभी ये जो फॉरेन कंपनीज हैं उसकी वजह से क्या होता है, अभी उनके पास टेक्नोलॉजी भी बेटर है, वो लोग उनकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग अच्छे से दे रहे हैं, एजुकेशन अच्छे से दे रहे हैं, मतलब प्रोफेशनली वो लोग थोड़ा आगे है, फॉरवर्ड है। एंड हमारी डोमेस्टिक कंपनी में क्या होगा, टेक्नोलॉजी थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने की वजह से डोमेस्टिक फर्म्स कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। एंड दूसरा, पब्लिक भी क्या चाहेगी, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करें, डोमेस्टिक कंपनी से ज़्यादा वो लोग MNCs के या फॉरेन कंपनीज़ के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करना पसंद करेगी, ठीक है। उसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस लॉस में चले जाते हैं। Now next is problem of foreign investment. The NIP 1991 liberalized foreign investment in India. At present FDI, foreign direct investment is allowed in several sectors. Critics point out that
The MNCs are not interested in infrastructure projects with long gestation period. देखिए ये जो MNCs है वो कंपनीज हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेती है। वो लोग तो खाली प्रॉफिट अर्न करने का ही सोचते हैं, क्योंकि ये सारे जो प्रोजेक्ट रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं, तो उन्हें प्रॉफिट मिलने में टाइम लगता है, इसलिए वो लोग वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ऑल्सो FDI रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड रॉयल्टीज़। देखिए जब भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारी इंडियन कंपनीज़ में बाय फॉरेन कंपनीज़, तो उनको डिविडेंड या रॉयल्टी तो पे करना ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से आउटफ्लो होता है, पैसे जाते हैं हमारी कंट्री से जो उनको मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो नुकसान हो गया हमारी गवर्नमेंट का। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। द गवर्नमेंट हैज़ लिबरलाइज्ड द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट फॉरेन टेक्नोलॉजी मे नॉट सूट टू इंडियन कंडीशंस। कभी कभी हमारी इंडियन सिचुएशन में फॉरेन टेक्नोलॉजी काम नहीं आ पाता है। अगेन देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी रादर देन डेवलपिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। देखिए लोग क्या करते हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, हमारी इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप वो करना ही नहीं चाहते, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट बताता है। ठीक है, ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चलिए, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटजी ऑल्टरनेटिव्स इन नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।